अब करेंगे हम अपना सेक्शन 2 जिसमें है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले हम इस पर नेटवर्क ग्राफ और केसीएल केवीएल देखेंगे। देन उसके बाद नोडल और मेश एनालिसिस देखेंगे। फिर हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देखेंगे। देन एसी स्टडी स्टेट और रेजोनेंस देखेंगे। देन आपका नेटवर्क थ्योरम, फिर आपका 2 पोर्ट नेटवर्क, 3 फेज सर्किट और लास्ट में आपको पावर एंड पावर फैक्टर देखेंगे। ठीक है, टोटल ये 8 सब सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी और आपको ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसमें आपका सिंपल से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, ये क्या है आपका बी हमारे ब्रांच होती है, ब्रांच इज इक्वल टू लूप प्लस n-1। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जहाँ बी है आपकी ब्रांच है, एल है आपके लूप, एन है आपके नोड और आपके -1 हम इसमें से आपका एक चीज़ घटाते हैं। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर एल की वैल्यू निकालनी हो, मतलब लूप की वैल्यू निकालनी हो, तो लूप की वैल्यू आती है आपकी b-n+1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, वही ऊपर भी लिखा है b इज इक्वल टू n+1 n प्लस l-1, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जहाँ b ब्रांच है, n नोड है और आपका l क्या है, इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप निकालने क्या है, l इज इक्वल टू b-n+1। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बेसिक है। तो यहाँ पर हमें मतलब रेट करना पड़ता है कि कितने ब्रांच है, कितने नोड है। आपके इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जे वगैरह में काफ़ी आते हैं, तो पता कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाए अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे माना एक आपको एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पर, सिंपल सा एग्जांपल के लिए कोई भी लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास सर्किट में अगर माना यहाँ पर ब्रांच 6 हैं। ठीक है, 6 हमारे पास ब्रांच हैं, 6 ब्रांचेस। ठीक है, सपोज कर लिया हमारे यहाँ पर आपके 6 ब्रांच हैं, 4 नोड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लूप बताएं, लूप कितने होंगे। तो लूप कितने होंगे हमारे, लूप हो जाएंगे आपके बी विच इज़ ब्रांच है आपके 6 माइनस n आपके नोड है 4 प्लस 1। तो आपका 6 में से 4 कम किया, ये बचा 2, 2 प्लस 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास ये लूप कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास लूप हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ट्विक्स और लिंक का है। ठीक है, ट्विक्स को हम बोलते हैं आपका ट्री ब्रांचेस और आपको लिंक को बोलता है आपको को ट्री ब्रांचेस। ठीक है, इसके फॉर्मूला होता है आपका n-1। नोड में से हम एक कम करते हैं, उतनी हमारी ट्विक्स होंगी। और यहाँ पर अगर लिंक की बात करें, लिंक होती है आपके ब्रांच में से हम नोड -1 करते हैं। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे आपको सपोज लेता हूँ, वही क्वेश्चन था, नोड की वैल्यू हमारी 4 है और ब्रांच कितनी थी हमारी, ब्रांच थी पीछे 6 ही थी। तो हमें यहाँ पर ट्विक्स निकालने हो, तो ट्विक्स कैसे निकाल देंगे, ट्विक्स या फिर इसको बोलते हैं ट्री ब्रांच है। तो यहाँ पर ट्विक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका n-1 नोड -1। तो नोड की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 4 -1, हमारी ये वैल्यू है 3। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पर लिंक्स निकालें, लिंक्स क्या हो जाएगा, लिंक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ब्रांच माइनस नोड -1। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली b-n+1। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच की वैल्यू है आपकी 6 माइनस ये हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, 6 - 4 + 1, तो ये आ गया आपका 2 - 2 + 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ट्विक्स और ब्रांच दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन फॉर्मूला दोनों में अलग यूज़ होता है। ठीक है, इस केस में आपकी सेम आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे आपके किरचॉफ लॉस सबसे पहले, देन उसके बाद देखेंगे हम नोडल और मेश एनालिसिस। ठीक है, जो किरचॉफ करंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं आपका KCL, इसके हिसाब से क्या होता है, जो भी आपके किसी भी नोड पर एंटरिंग करंट मतलब आई इन का समीशन आपके यहाँ पर आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी एक नोड की बात करें, यहाँ पर एक जैसे नोड है, ठीक है, ये नोड में माना ये तो हमारी करंट आ रही है, ये I1 आ रही है और ये I2 आ रही है, और यहाँ से लीव करने वाली ब्रांच है आपकी I3 और I4। तो यहाँ पर इस नोड पर जो हमारा जो करंट आएगी उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ये बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज़ 0 एट एनी नोड। और हम कह सकते हैं आपकी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट इन एनी नोड। ठीक है, सिंपल यहाँ लिखा भी है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग टू अ नोड इक्वल टू द
सम लीविंग इट, ठीक है, जो आपका चार्ज कंजर्वेशन पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन वेयर KVL इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर चार्ज का देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पर आपकी आई क्या है, आई हमारी करंट है, ठीक है। बाकी आपका कहाँ अप्लाई होता है, ओनली अप्लाई होता है आपका लम्प्ड पैरामीटर पर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यानी आपके जो पावर सिस्टम के पैरामीटर होते हैं आपके, वहाँ पर आपको ये अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जिससे एक आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, सपोज़ हमारे पास ये एक नोड है, ठीक है। यहाँ से मैं आपकी करंट मान लेता हूँ, ये आपका नोड है N। इस नोड में यहाँ से आपकी जो करंट आ रही है वो आपकी 3 एम्पियर आ रही है, ठीक है। यहाँ से जो करंट जा रही है वो आपकी 5 एम्पियर जा रही है, और यहाँ से जो करंट जा रही है ये आपकी 2 एम्पियर जा रही है। तो हमें यहाँ पर इसकी करंट बतानी है, आई की वैल्यू क्या होगी। तो आई की वैल्यू क्या होगी, हमारी करंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाय यूजिंग आपका KCL हमारे यहाँ पर क्या होगी, इनकमिंग करंट का समीशन, ये इनकमिंग करंट का समीशन यहाँ पर हमारे आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, ठीक है, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो देखिए ये वाली आ रही है और आपकी ये 2 आ रही है, मतलब आप पर 3 एम्पियर आ रही है प्लस आई आ रही है। ये किसके बराबर होगी, ये आपकी इक्वल होगी जो आउट गोइंग है। देखिए ये वाली बाहर जा रही है 5 एम्पियर और 2 एम्पियर बाहर जा रही है, 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। तो इनको हमें इक्वेट करना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू आई है हमारी, ये हो जाएगा आपका 7 एम्पियर, और ये प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा -3 एम्पियर। तो यहाँ से जो हमारी करंट की वैल्यू आ रही है I1 वो आ रही है आपकी 4 एम्पियर, ठीक है। तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं आपका KCL ला के किसी भी नोड पर। देखिए बाकी नेक्स्ट है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम बोलते हैं KVL। KVL बोलते हैं आपका समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी आपके क्लोज लूप में जो आपके टोटल वोल्टेज का समीशन होता है वो आपका 0 होता है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे आपकी ये सोर्स है, यहाँ से जितना सोर्स ने सप्लाई करा उतना ही आपके यहाँ पर पावर कंज्यूम के बराबर होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, ठीक है। जितना आपने इसने सब सप्लाई करा उतना आपके यहाँ पर ड्रॉप के बराबर होगा, IR1 ड्रॉप, IR2 ड्रॉप, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो वही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप या राइज अराउंड अ क्लोज लूप इज 0 बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। वी आपके ब्रांच की वोल्टेज है, ठीक है, और ये भी आपका लम्प्ड पैरामीटर पे अप्लाई होता है। जैसे आपको सिंपल एक डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सपोज यहाँ से आपका 12 वोल्ट हमारा यहाँ से आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। माना हमारे यहाँ से 12 वोल्ट की यहाँ से फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर आपके सीरीज में क्योंकि करंट सेम होता है, तो सपोज कर ले यहाँ से हमारा 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना R1 माना है, देन ये आपने R2 मान लिया, और यहाँ पर मैंने R3 मान लिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज राइज है, मतलब जो आपकी V की वैल्यू होगी ये आपके टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगी, मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सिंपली आप क्योंकि सीरीज ब्रांच है तो करंट सेम है, तो आई बाहर कर लीजिए आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके बराबर होगा आपका टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो आपका जो टोटल वोल्टेज है VT या V सोर्स या फिर किसके बराबर हो गया, V आपके I इंटू R भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो गया, मतलब जितने इसने सप्लाई करा उतना यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, एनर्जी कहीं भी आपका बर्बाद नहीं हुई, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी कैन ओनली एनर्जी नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ये है आपका KVL और ये था आपका KCL किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए नोडल एनालिसिस मैंने इसको मैट्रिक्स के थ्रू दिखा रखा है ताकि आप इसको सिंपली समझ जाएं। देखिए हम लोग जब भी आप नोडल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर नोड को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी वाई मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स, और ये है वोल्टेज मैट्रिक्स। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आते हैं करंट मैट्रिक्स। आप वैसे भी देख सकते हैं वाई क्या होता है, वाई होता है आपका 1/z। 1/z मतलब क्या हो गया, 1/z मतलब V/I, मतलब ये हो गया I/V। तो I/V को हम V से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी I के बराबर, ठीक है। तो नोडल वैल्यू में जो आपकी वैल्यू आती है नोडल एनालिसिस में वो करंट के बेस पर आती है, ठीक है। यहाँ पर Y क्या है,
वाई जो है इस वो है आपकी नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका एक सिस्टमेटिक मेथड है जहाँ पर हम नोड एनालिसिस को यूज़ करते हैं बाई KCL। और यहाँ पर अननोन नोड्स कितने होते हैं n-1, क्योंकि हम एक को रेफरेंस नोड मानते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, n-1 यहाँ पर आपके नोड होते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में तो मैंने बताया दिया। और एडमिटेंस की यूनिट सीमेंस होती है, ये आपको पता ही है। जैसे मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको नोडल के केस में, जो आपका नोडल में हम यूज़ करते हैं, नोडल में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं किरचॉफ करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ। इसके थ्रू हम यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं। जैसे माना कोई आपका इस टाइप से ठीक है, यहाँ करंट सॉल्व मान लेते हैं इस टाइप से, वोल्टेज ही कर लेते हैं। माना यहाँ पर आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका कुछ मान लो आपका 2 ओम है, 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमें इस वोल्ट के अक्रॉस अगर यहाँ पर हमने वो वोल्टेज निकालनी है VA सपोज, तो हमने VA निकालने, तो VA कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका VA ओम्स लॉ के हिसाब से VA माइनस आपका ये 10 एम्पियर अपॉन V अपॉन R की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, देन आपकी ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस VA। देखिए हमको इसके KCL के हिसाब से करंट मानते हैं, एक करंट यहाँ निकल ली है, एक करंट ऐसे जा रही है और एक करंट ऐसे जा रही है, मतलब आउट गोइंग करंट मानने। तो आपको देखिए इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो हम बाकी हमने ओम्स लॉ के V अपॉन R, V ये था, एक वोल्टेज ये है, V माइनस 10, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तभी करंट ऐसे फ्लो होगी, VA माइनस 10 अपॉन 2 एम्पियर होगी। देन यहाँ पर इसको हम ग्राउंड मान लें, तो VA अपॉन ये ग्राउंड है 0 वोल्ट, तो VA से आपका 6 एम्पियर में करंट जाएगी, VA अपॉन 6। देन आपका प्लस हो जाएगा VA, ये है आपका माइनस, ये हो जाएगा -2 अपॉन ये कितना लिखा है मैंने 4 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल गलत भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिया है, खाली समझा रहा था इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें, जो हमारी मैथ्स इक्वेशन बनती है, मैथ्स वाली इक्वेशन में हम लोग KVL का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्लस ओम्स लॉ। जैसे आपको सेम क्वेश्चन दिखाऊँ, ये आपका ये अगर सिमिलर क्वेश्चन है यही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है, ये सपोज आपका वही लेते हैं 6 ओम, 4 ओम और यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आपका करंट अज्यूम करते हैं। तो जैसे सपोज इसमें मैंने मान ली करंट ऐसे फ्लो हो रही है I1 और इसमें मैंने मान ली करंट ऐसे फ्लो हो रही है I2। हम लूप में करंट इमेजिन करते हैं। तो पहले वाले लूप में देखो, पहले वाले लूप में आपका ये क्या है, 10 वोल्ट, वोल्टेज आपका राइज हुआ है, किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। इसमें करंट आ रही है आपकी प्लस माइनस, ये हो जाएगी आपकी I1 इंटू 2। ठीक है, I1 इंटू 2 पहली करंट हो जाएगी। देन देखिए यहाँ पर आपकी ये भी करंट नीचे आ रही है और ये वाली करंट भी नीचे आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6I1 प्लस आपका हो जाएगा 6I2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू है कि 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 2 8 8I1 प्लस 6I2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली आप यहाँ पर से लूप 2 के लिए बनाएंगे। तो मैं लूप 2 के लिए यहाँ से दिखाऊँ अगर, तो लूप 2 से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 2 वोल्ट इसके बराबर होगा, 2 वोल्ट होगा आपका 4 इंटू I2 प्लस आपका 6 इंटू I2। और देखिए इसमें आपकी ये वाली करंट भी आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू I1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10I2 प्लस 6I1। तो देखिए 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है I1 और I2। हम डायरेक्ट यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल के, यहाँ पर आप करंट की वैल्यू पता चल गई तो I इंटू R से हम लोग को वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जो आपके टेक्निक सही लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसे करते हैं। बाकी इसके बारे में बता रखे हैं मैंने मैथ्स के बारे में। वही आपके मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जेड मैट्रिक्स मतलब एडमिटेंस मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि एडमिटेंस क्या होता है आपका, एडमिटेंस होता है आपका V अपॉन I। V अपॉन I का अगर हम I से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वोल्टेज। तो यहाँ पर हम वोल्टेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम KVL का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर मैथ इम्पीडेंस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक सिस्टमेटिक मेथड है आपका मैथ लूप करंट को फाइंड करने की बाय यूजिंग KVL एंड ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ पता नहीं टाइप क्यों नहीं हुआ है, ओम्स लॉ भी मैंने दिया था। तो यहाँ पर I की वैल्यू आपका है मैथ करंट वेक्टर, ठीक है। Z की वैल्यू ओम से में, I की वैल्यू एम्पेयर में होती है, V की वैल्यू वोल्ट में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर KVL KCL और नोडल के बारे में बेसिक जानकारी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रांजिएंट। तो देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका वो है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ DC और AC नेटवर्क, जहाँ पर हम RL, RC और RLC तीनों नेटवर्क के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपका RL सर्किट, ठीक है। एक ऐसा सर्किट जो आपका R और L है, जो आपका DC ट्रांजिएंट है, चार्जिंग के टाइम पे उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का RL सर्किट है, तो माना ये स्विच है, ये आपका R है और ये आपका L है, मतलब इंडक्टर है। DC है तो ऐसे DC दिखा देते हैं, ये लिखता हूँ आपको R है, ये आपका L है और ये स्विच है। स्विच आपका t इज इक्वल टू 0 पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, उससे पहले आपका ऑन है। तो उस टाइम क्या होगा, देखिए जब आपका स्विच ऑफ होगा, देखिए जिस इंस्टेंट पे आपका स्विच ऑफ हुआ, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे आपका स्विच ऑफ हुआ तुरंत, तो हमारा ये आपका सर्किट इस टाइप का बनेगा। ये आपका L और R, सॉरी उल्टा हो गया, R और L एक ही बात है, आप समझ जाना। ये आपका वोल्टेज है, DC वोल्टेज प्लस माइनस करता हूँ, तो ये हमारा DC वोल्टेज है। तो हमारा चार्जिंग क्या होती है, अगर आपने यहाँ पर आपका RL सर्किट की अगर आपने चार्जिंग देखी होगी, तो इसमें हमारी क्या करती है, हमारी यहाँ पर करंट इंक्रीज करती है। तो देखिए इसको एक बार दोनों को दिखाता हूँ, आप सिंपली समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होती है, हमारी करंट क्या है, एक्सपोनेंशियली हमारी इंक्रीज करती है। देखिए हमारी करंट यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। ये आपके फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये है वैल्यू 1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच रही है अपने I के मैक्सिमम वैल्यू पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी आपका पहला टाइम कांस्टेंट होता है, उसमें हमारी वैल्यू आपके ये 63.2% पे पहुँचती है। तो ये आपका जनरल पता भी होना चाहिए। जो यहाँ पर टाउ की वैल्यू है, टाउ की वैल्यू पर हमारी जो स्टडी स्टेट वैल्यू है इसकी 63.2% ऑफ I मैक्स, मतलब I स्टडी स्टेट तक पहुँचेगी ये वैल्यू, ठीक है। ये आपकी करंट की वैल्यू है। वहीं अगर हम यहाँ पर अगर इसकी वोल्टेज की बात करें, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा वोल्टेज डिक्रीज होता है। देखिए हमारा करंट यहाँ से आपका वोल्टेज ऐसे करके डिक्रीज होगा ये। तो पहले टाइम कांस्टेंट में जो वोल्टेज है वो अपने जो आपके स्टडी स्टेट वैल्यू है, ये आपकी जीरो वैल्यू, इसकी आपकी 36.8% नीचे आ जाता है, ठीक है। 36.7 के आसपास होता है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये ले लिया है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की। देखिए यहाँ पर अगर हम चार्जिंग की बात करें, करंट I ऑफ t ड्यूरिंग चार्जिंग करता हूँ, ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर आपने चार्जिंग के बाद देखी होगी तो ये हमारा आता है जब हम इसको चार्ज करते हैं, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट टाइम पे, क्योंकि आपका इन्फाइनाइट टाइम पे हमारी वैल्यू क्या है, ऐसा ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका V/R, क्योंकि आपका L जो इंडक्टर है वो आपका स्टडी स्टेट में, SS में स्टडी स्टेट में एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये पूरा एज सिंगल आपका ये बन जाएगा ऐसा सर्किट। तो यहाँ पर अगर आप करंट की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं, जो I की t की में वैल्यू है वो होगी आपकी I की इन्फाइनाइट वैल्यू पे, मतलब I ऑफ इन्फाइनाइट इस टाइम पे वैल्यू होगी, ठीक है। देन आपका होता है 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ, ठीक है। t/τ गया है आपका टाइम कांस्टेंट। मतलब इसको सिंपल लिखूँ तो इन्फाइनाइट मतलब V/R, क्योंकि L हट जाएगा, और 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है I ऑफ t की ड्यूरिंग चार्जिंग। मतलब चार्जिंग के दौरान जो आपकी करंट आपका इंक्रीज करेगी वो इस वे में इंक्रीज करेगी जो मैंने रेड से दिखा रखा है,
ठीक है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जो आई ऑफ इन्फाइनाइट है मतलब स्टडी स्टेट में जो वैल्यू होगी करंट की वो होगी आपकी वी अपॉन आर। और आपका टाइम कॉन्स्टेंट पता होगा, फर्स्ट ऑर्डर का हमारा टाइम कॉन्स्टेंट होता है आपका एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट या एल अपॉन आर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये डिक्रीज के टाइम में मतलब जब ये डिस्चार्ज होगा आरएलसी सर्किट, उस टाइम में कैसी आपकी वेव फॉर्म आएगी। डिस्चार्ज होगा मतलब अगर जब करंट आपकी डिक्रीज करेगी तो देखिए सेम हुई, अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज करेगी तो हमारी आई ऑफ टी की वैल्यू डिक्रीजिंग में टाइम क्या हो जाएगी, जो आई करंट की इनिशियल वैल्यू थी आई ऑफ 0, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है। देन हम सीधे करते हैं ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, यहाँ 1 माइनस ई के पावर टी माइनस टाउ नहीं आता, बाकी टाउ की वैल्यू वही आपकी एल बाई आर होगी। ठीक है, जो आई नॉट है ये आपको बताना चाहिए, आई नॉट हमारी इनिशियल वैल्यू है, अगर दी है तो ठीक है, वरना हम इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या देखना है, हमने देखना है आपका आरएल सर्किट में डीसी ट्रांजिएंट ड्यूरिंग चार्जिंग के कारण क्या होते हैं, जो हमारी करंट है आई ऑफ टी वो होती है वी अपॉन आर, मतलब वही आपका आई की स्टडी स्टेट में वैल्यू 1 अपॉन ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज एल अपॉन आर। ठीक है, सिंपली आप ये आज के लिए मैंने समझा दिया कैसे आता है। बाकी ये क्या करता है, करंट ग्रो करती है आपके आरएल सर्किट में आफ्टर स्विच ऑन अ डीसी से सप्लाई, मतलब जब हम डीसी सोर्स को ऑन करते हैं तभी आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे आपकी इंक्रीज करती है, जहाँ आपका टाउ की वैल्यू आपके सेकेंड्स में होती है, मतलब एल अपॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो ये सेकेंड्स में आती है। ठीक है, ये आपके मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड हो सकती है, लेकिन यूनिट बेसिकली सेकेंड्स में आती है। बाकी यहाँ पर लिखा भी है आई ऑफ 0 मतलब इसकी 0 वैल्यू है, क्योंकि इनिशियली आपका अनचार्ज है, आई ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और आपका इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अपोज करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। स्टडी स्टेट में वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि आपका इंडक्टर स्टडी स्टेट में शॉर्ट हो जाता है तो वी अपॉन आर बचता है वहाँ पर। ठीक है, वही आपके डिस्चार्जिंग में क्या होगा, मतलब जब हम डी एनर्जाइज कर रहे हैं तो हमारी करंट आपकी डी की होगी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, टाउ की वैल्यू एल बाई आर, वही करंट डी की हो रही है। देखिए ये वाली करंट डी की हो रही है एस टाइप से, ये जो नीचे वाला बनाया मैंने ये आपकी डी की हो रही है आरएल सर्किट में जब हमने सोर्स को हटा दिया है। ठीक है, तो आपके करंट फ्री व्हीलिंग क्या करते हैं, आपके आर के थ्रू प्रतिरोध के थ्रू आपकी फ्री व्हीलिंग करती है। आई नॉट है हमारी इनिशियल वैल्यू। बाकी आपका सोर्स को जब हमने रिमूव करा टी इज इक्वल टू 0 पर, तो हमारा इंडक्टर करंट सोर्स के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, इंडक्टर फिर आपका करंट देता है और आपका डिस्चार्ज होता है बाय थ्रू आर। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर जब आपका इंडक्टर यहाँ पर चार्ज हो गया और हमने स्विच को फिर हटा दिया तो आपका ये डिस्चार्ज होता है एज अ इंडक्टर के थ्रू, मतलब एज अ आर के थ्रू आपका ये डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये आपकी बेसिक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए अब हमारा आ गया आरसी सर्किट। देखिए आरसी सर्किट भी वही आपका फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, सेम चीज़ होगी, बस जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटर आपका क्या है, डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये आपके वोल्टेज के सडन चेंज का अपोज करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम लोग आपका मेनली आपका डील करते हैं आपका किसके थ्रू, वोल्टेज के थ्रू। तो ये आपका स्विच है, ये आपका आर लगा है प्रतिरोध, और ये आपका सी लगा है कैपेसिटर या संधारित्र। डीसी की बात करी गई है तो यहाँ पर वोल्टेज वी है, ये आर है और ये आपका सी है। बाकी ये स्विच है जो आपका टी इज इक्वल टू 0 पे ऐसा क्लोज होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल इस टाइप का सर्किट है। तो मैं दोबारा नहीं आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको यहाँ पता होना चाहिए चार्जिंग के टाइम में क्या होगा, सेम उसके जैसे इक्वेशन बनेगी। अगर हम यहाँ पर चार्जिंग करंट की बात करें, मतलब अगर चार्जिंग की बात करें तो वोल्टेज चार्ज होगी, मतलब वी सी टी चार्जिंग, वी सी टी की हमारी वैल्यू होगी वी, क्योंकि आपका स्टडी स्टेट में ये हो जाता है ओपन कैपेसिटर, इसकी वैल्यू आपके इसके अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका स्टडी स्टेट में आपका इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है डीसी के केस में, लेकिन आपका कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो कैपेसिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वी सी इन्फिनिट की वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, एट इन्फिनिट स्टेट पर। तो ये हमारी वैल्यू वी है, तो यहाँ पर आपकी वही लिखता हूँ वी, देन आ जाएगा आपको 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। टाउ क्या होता है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी आर इंटू सी, ठीक है। ये आपका ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के उसमें आपकी किसमें करंट इंक्रीज करेगी, ठीक है, सॉरी चार्जिंग के उसमें इसकी वोल्टेज इंक्रीज करेगी और करंट डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर डिस्चार्ज का केस लें, डिस्चार्ज का केस भी आपका सेम जैसे आर का है, बस आपने वहाँ पर करंट की जगह वोल्टेज करना है। तो वोल्टेज हो जाएगा वी सी टी, जो हमारी करंट है, जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वोल्टेज वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। बस ये होता है जहाँ पर टाउ की वैल्यू आपकी एल बाई आर होती है। मतलब सिंपल इसको एक बार यहीं पर दिखाता हूँ आपको छोटे से में ही, इतने में समझ जाओगे आप। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एक करंट वोल्टेज ऐसे इंक्रीज हुई जब ये चार्जिंग हो रही है, ड्यूरिंग चार्जिंग सी लिख दिया, और आपका ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हमारी करंट ऐसे है, ठीक है। तो ये आपके करंट सॉरी वोल्टेज यहाँ पर डी के करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, जो वी सी टी है वो आपके वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी, जो इस आपकी स्टडी स्टेट या फिर आपकी फाइनल वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज आर सी। इन आर सी सर्किट में आर इंटू सी हमारा होता है कैपेसिटर की वोल्टेज हमारी ग्रो करती है इस टाइम पर, जो आपका यहाँ पर चार्ज करती है थ्रू आर एन वोल्टेज सोर्स, रजिस्टेंस और वोल्टेज थ्रू के थ्रू हमारा चार्ज होता है। टाइम कांस्टेंट आर सी होता है। बाकी यहाँ पर इनिशियल जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो आपकी 0 दी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आर सी अगर डिस्चार्ज कर रहा है तो सेम वही केस वी सी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू आर सी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वोल्टेज डी के करेगी, ठीक है, मतलब वो 0 के पास आने चाहिए। वी नॉट आपकी इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज है, ठीक है। तब होगा जब आपका नो सोर्स इन द लूप ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं, अब टाइम कांस्टेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा। देखिए ये आपको पता भी होगा, ये है आपका टाइम कांस्टेंट के फिजिकल मीन क्या है। देखिए टाइम कांस्टेंट टाउ बोलता है, टाउ हमारा रीच करता है आपका 63.2% टू इस फाइनल वैल्यू ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के हिसाब से 63.2% पहुँच देगा, और फॉल के हिसाब से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो 36.8% आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। देखिए ये भी मैंने दिखाया था ना आपको, कहाँ गया ये। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग चार्जिंग का वाला जो आपका ये रेड वाला है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ये करंट ये वोल्टेज ही कर लो। देखिए ये हमारे ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम में हमारा ये आपका जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू इसकी जैसे 1 है, तो अपने फाइनल वैल्यू का 63.2% 1 टाउ मतलब एक टाइम पीरियड में इतना कर रहा है। और जो डिक्रीज हो रहा है, जो डीके हो रहा है, वो अपनी फाइनल वैल्यू के 36.8% मतलब इतना सारा एक साथ डीके हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका टाइम कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। जनरली हम लोग आपका 5 टाइम कांस्टेंट मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर 5 टाइम कांस्टेंट में मानते हैं हमारा स्टडी स्टेट में पहुँच गया, मतलब वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ठीक है। तो हम जनरली इसको 5 टाउ बोलते हैं, मतलब टाउ को हम जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारी वैल्यू आती है। तो वही यहाँ पर आपका कहाँ गया, हाँ। तो देखिए टाउ है आपका जो आपको 63.2% है फाइनल वैल्यू पर ड्यूरिंग चार्जिंग, और फॉल की बात करें तो 36.8% ड्यूरिंग इनिशियल वैल्यू, ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर। जहाँ पर सर्किट अपने स्टडी स्टेट में पहुँचता है, कहाँ पर 5 टाउ पर अपने स्टडी स्टेट में पहुँचता है। 4 टाउ में हम लोग 98 के आसपास मानते हैं, मतलब 2% टॉलरेंस बैंड के साथ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए बाकी ये आपका सीरीज RLC सर्किट ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ हमारा क्या होता है, ये वाइट कैसे हो गया अब, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारी स्विच लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक लगेगा ये, हाँ लग तो ठीक ही रहा है। देखिए माना ये आपका R है, RLC सब है ना, RLC, ये यहाँ से हमारी ये DC की बात कर रहा है, ये हमारी DC है, ये आपका स्विच है, स्विच ऐसे क्लोज होगा T इज इक्वल टू 0 पर। तो ये है आपका R, L और C। तो देखिए जब आपका स्विच क्लोज होगा तो हम यहाँ पर आपकी जो हमारी करंट की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर आपकी करंट की
इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, माना सा इसमें अगर आप करंट फ्लो हो रहा है आपका आई, ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी इज इक्वल टू आपका आई इंटू आर। तो ये वी हटाता हूँ, इसको सीधे लिखता हूँ आपको आई इंटू आर, स्मॉल ही ठीक लग रहा, आई इंटू आर प्लस इंडक्टर में क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर में क्या होता है आपका 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। देखिए अब इज इक्वल टू 0। अब ये कोई अच्छा लग रहा है आपको, अगर यहाँ पर एक इंटीग्रेशन एक डिफ्रेंसिएशन है तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, आर डी आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन से आपका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली वैल्यू हो जाएगी आपकी आई अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन मेन होती है। अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल वगैरह भी पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपकी ये इक्वेशन काफ़ी यूज़ होते हैं। तो जनरली वहाँ पर आपने देखा होगा वो स्टेप से लिखे रहते हैं, एल डी आई बाई डी आई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस आई अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की आपकी इक्वेशन बन गई। तो जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस ए सी अपॉन 2 ए से, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है रूट्स की वो हमारी क्या आती है, माइनस आपने को पता होगा माइनस आर अपॉन 12, इसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है, जो आपका डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करने काफ़ी काम आता है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर वही आपका अल्फा आर अपॉन 12 इसका स्क्वायर हो जाता है, आर अपॉन 12 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी। ये हमारे यहाँ पर रूट्स आते हैं। देन हम रूट से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी में ये जो ये टर्म है आपका आर अपॉन 12, इसको हम लोग आपको डिफाइन करते हैं अल्फा, जो आपका डैम्पिंग फैक्टर आपका बताता है, ठीक है। खैर पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सीरीज आर एल सी ट्रांजिएंट था उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है, मैंने अभी कैसे आती है, एल डी आई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अगर आप रूट फाइंड आउट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, एक मिनट ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आप रूट फाइंड आउट करोगे तो ये हमारे रूट्स ये आते हैं, ठीक है। ये आपके सिस्टम के नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। मतलब आपके नेचर ऑफ रूट्स आपके डिसाइड करता है आपके रूट्स किस टाइप के आएंगे, मतलब डैम्पिंग किस टाइप की है, ठीक है। एस क्या है आपके रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एस की वैल्यू हमारी रेडियन पर सेकंड में होती है, या फिर नेफर आपकी फ्रिक्वेंसी में होती है, या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के टर्म पे होती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। आगे देखते हैं जो मैं बता रहा था आपका डैम्पिंग के बारे में। हाँ देखिए इस वाले स्लाइड में डैम्पिंग के बारे में ये जो आपकी अल्फा की वैल्यू है विच इज़ आपके आर अपॉन 12, ये देखिए जो हमारी अल्फा की वैल्यू थी वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वो थी आपकी आर अपॉन 12, ठीक है। ये आपका डिफाइन करता है आपका डैम्पिंग फैक्टर। और ओमेगा नॉट होती है आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं आपको 1 अपॉन रूट एल सी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा ऑलवेज रेडियन पर सेकंड में होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका 3 टाइप के सिस्टम यहाँ पर हम लोग जनरली पढ़ते हैं, वैसे 4 के पढ़ते हैं। एक होता है आपका अनडैम्प्ड, वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अनडैम्प्ड वो होता है जिसमें डैम्पिंग नहीं लगी है, मतलब कंटिन्यू आपका ऑक्सीलेशन करते रहेगा। देखिए ओवरडैम्प्ड क्या होता है, जिसमें आपकी अल्फा की वैल्यू मतलब आर अपॉन 12 की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो, ओमेगा नॉट विच इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, तब आपके यहाँ पर रियल और मतलब तब कौन सा कहता है जब आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। मतलब जो एस की वैल्यू है यहाँ पर, एस की वैल्यू क्या होगी आपकी S1 डज नॉट इक्वल टू S2, ठीक है। तब आपकी ये वैल्यू होगी। देखिए अगर हमारी एस की वैल्यू यहाँ पर बराबर हो S1 और S2 के बराबर हो, तो एक कॉमन टर्म S है,
तो हमारे यहाँ पर जब रियल रूट आएंगे तो उस टाइम पर हमारा क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, मतलब आपके अल्फा प्लस जे ओमेगा इस टाइप के अगर आपके रूट आते हैं तो हमारे यहाँ पर सिस्टम ऑक्सीलेटरी होता है, कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब R/2L की वैल्यू, ये आपकी लेस देन होती है ओमेगा नॉट की, विच इज़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम होती है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जो आपका एक अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, मैं एक सॉफ्टवेयर को भी डिज़ाइन कर रहा हूँ जो आपके इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद करोगे और आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। खैर मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये आपके रेस्पॉन्स है, तो ये मैंने मान लिया कि ये आपका है स्टडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी स्टडी स्टेट वैल्यू मतलब 1। ठीक है, अब आप देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चारों दिखाता हूँ, चलो। तो देखिए अगर हमारे यहाँ पर सिस्टम आपका कंटिन्यू ऑक्सीडेट करे, ठीक है, ये अगर हमारा कंटिन्यू ऑक्सीडेट करे ये और डैम्प आउट ना हो, तो हम इसको बोलते हैं आपका अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, इट इज़ अ अनडैम्प्ड सिस्टम। ये हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम होता है जिसमें आपका ऑक्सीडेट करता है। तो इसमें जो जीटा की वैल्यू होती है, जीटा की वैल्यू हमारी 0 होती है। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट दिखाऊं तो नेक्स्ट आपका सिग्नल यही है, पहले आपका ऑक्सीडेट करता है, देन आपका धीरे धीरे डैम्प आउट होता है। देखिए ब्लू वाला जो दिखा रहा हूँ ये आपका, देखिए यहाँ पर आपका डैम्प आउट हो गया। तो जो ब्लू वाला है ये क्या है, ये है आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, जो जीटा की वैल्यू है, जीटा की वैल्यू लाई करती है आपकी 0 to 1 के बीच में। ठीक है, देन इसके अलावा कोई और कलर है हमारे पास, वाइट ले लेते हैं। देखिए एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, जहाँ पर आपकी जीटा की वैल्यू एक्यूरेट 1 हो। ये थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, ये तो जो वाइट से बना रखा है ये है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जहाँ पर आपकी जीटा की वैल्यू आपकी एक्यूरेटली 1 हो। ठीक है, इक्वल टू 1। और एक होता है आपका ओवरडैम्प सिस्टम, वो भी इससे बनाता हूँ, वो आपके स्टडी स्टेट तक आप पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, ये है आपका ओवरडैम्प सिस्टम जिसे हमने डैम्पिंग ज़्यादा कर दी, ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम मैं इसके टर्म में देखूँ, अल्फा के टर्म में, तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा होता है आपका R/2L और ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है आपकी 1/√LC। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर अंडरडैम्प्ड सिस्टम की बात करूँ तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम में जो अल्फा की वैल्यू है वो आपकी लेस देन होती है ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, जबकि क्रिटिकल डैम्प में दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा नॉट के बराबर होती है और आपकी ओवरडैम्प्ड में हमारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आती है, जब आपके दोनों अलग अलग रूट्स होते हैं। ठीक है, वही आपको यहाँ पर इस वेव में दिखाया था, लेकिन आपके इसके फॉर्मेट ऊपर से नीचे की ओर का, तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा दिखा दिया। ठीक है, वरना ये भी आपका एक्यूरेट बना हुआ है। जो आपका येलो वाला है ये है आपका अंडरडैम्प्ड सिस्टम, यहाँ पर जीटा की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है। ठीक है, देन आपकी जीटा की वैल्यू 1 आपके रेड वाले में है। देन ओवरडैम्प्ड के लिए यहाँ पर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वे में यहाँ पर समझा दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपका जनरली इसका रेस्पॉन्स देखें तो देखिए हमारे ये अंडरडैम्प्ड रेस्पॉन्स। अगर अंडरडैम्प्ड सिस्टम है, क्योंकि जनरली जो आपका प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं वो हमारे अंडरडैम्प्ड होते हैं, जिसमें जीटा की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। तो हमारे यहाँ I(t) की जो वैल्यू होती है, देखिए I(t) की वैल्यू e⁻⁻80। देखिए अगर आपने e⁻80 का मैं आपको ग्राफ पढ़ा होगा, तो e⁻80 का ग्राफ होता है आपका राइट साइड है डिक्रीजिंग। ठीक है, राइट साइड है डिक्रीजिंग ग्राफ आपका इस टाइप से आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है e⁻80 का ग्राफ। ठीक है, बाकी है आपका a cos ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है हमारी, ये है आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। b sin ओमेगा डी प्लस ओमेगा डी टी, जहाँ ओमेगा डी की वैल्यू आपकी अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर आपकी दूसरी टर्म है, ये दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो आपका एक साइनसोइडल वेव है। सिंपल अगर मैं साइन वेव दिखा दूँ आपको यहाँ पर, आप इससे भी समझ जाएंगे, दोनों आपकी साइनसोइडल वेव ही है। बस ये 90 डिग्री का फ़र्क है कॉस में, बाकी तो कोई फ़र्क ही नहीं होता। आप देखिए ये आपकी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो जनरली जो आई ऑफ टी की यहाँ पर वैल्यू आती है ये आपके साइन मान लेते हैं, साइन या कॉस कुछ भी मान लो आप। बाकी ओमेगा डी आपको बताना चाहिए, ओमेगा डी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, सॉरी डैम्प फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस है कहाँ लिख रहा हूँ प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगले पेज में दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो रियल सिग्नल होता है आपने पावर सिस्टम में पढ़ा भी होगा, यहाँ पर हमारे कि आपके कैसे बनता है इससे दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर इस टाइप से बनता है सिग्नल, ये नहीं बना थोड़ा अच्छा, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसा है। देखिए ऊपर वाला जो 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 पार्ट आ रहा है ये ई की पावर 80 की वजह से आ रहा है। देखिए ऐसे आपका डैम्प आउट होता है सिग्नल, ठीक है। ये देखिए ऊपर की ओर को ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपका डीसी पार्ट ऐड हुआ है, ये वाला पार्ट इसमें डीसी पार्ट ऐड हुआ है, इसलिए आपका ये वैल्यू यहाँ शुरू हो रही है। अगर कॉस की बात करते हैं तो आपके पहले पी की ये यहाँ से आती है, ऐसे करके जाता, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो जनरल इक्वेशन जो बनती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, आई ऑफ टी, इसकी जनरल इक्वेशन जो बनती है ई की पावर माइनस 80। ई की पावर 80 क्या होता है, जो आपका डीकिंग पार्ट है, ठीक है, ई की पावर माइनस 80। देन यहाँ पर से आपका जो आपका कोई कांस्टेंट मान लेते हैं ए इंटू कॉस ओमेगा डी टी, या ओमेगा एन टी कर दो, ओमेगा डी टी ठीक लग रहा है, प्लस बी इंटू साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी है आपका डैम्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डैम्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। ऑक्सीलेशन आपका डी के रेस्पॉन्स है, आपका ओमेगा डी क्या है, आपका डैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ए और बी आपके कांस्टेंट है, इनिशियल कांस्टेंट, और आपके ओमेगा डी की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में ही होती है। बाकी ये कौन सा सिस्टम है, अंडर डैम्ड, मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब आर अपॉन 2L इज इक्वल लेस देन अंडर 1 अपॉन अंडर LC, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर जनरल वैल्यू होती है। अब देखिए पार्ट 4 है इसका, साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, जो आपके AC सर्किट वाली स्टडी स्टेट आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे इम्पीडेंस में आपके R, L और C होता है। अगर हम सिर्फ R है उस सर्किट में प्रतिरोध है तो Z R की वैल्यू, R ऑफ इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली R, क्योंकि इसमें और वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हो जाती है, ठीक है, प्रतिरोध के केस में। देखिए ये आपको मैंने बनाया वोल्टेज, और यही मैंने यहाँ पर से क्या बनाई, ये हमने बना दी करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपकी ये मैंने मान ली करंट, और ये वाली है आपकी वोल्टेज, किस केस में, आपके प्रतिरोध के केस में, आर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री आती है। वहीं अगर मैं आपको प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, एक में ऐसे होगा, प्योर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं, ये वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी करंट ये है और करंट ये है। तो देखिए वोल्टेज से जहाँ पर करंट लीड करती है बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये हमारा होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। इसको क्या लिखो, कैपेसिटर को CAP, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है कि 90 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल लीड करता है, ठीक है। और ये देखिए क्लॉकवाइज है, वोल्टेज से आपका करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर करंट लैग कर रहा है बाई एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, कहाँ करता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टर के केस में, ठीक है, इंडक्टर के केस में ये आपका लैग करता है। तो देखिए वो यहाँ पर लिखा है, जो आपका ZL होता है इन इंडक्टर के लिए, ZL ये होता है आपका j⍵L। तो ZL की जगह आपने देखा होगा, इसको लिखते हैं XL, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है आपकी J × ⍵L, ठीक है।
या क्या जे इंटू 2πfl, ये हमारी वैल्यू होती है। और यहाँ पर एंगल क्या होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर लैग करता है इससे। या फिर अगर आप करंट की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारी लीड करती है। ठीक है, वही आपका जेड सी को क्या लिखते हैं हम, जेड सी, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/j⍵c। ठीक है, 1/-j/ω_c। यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर करंट हमारी लीड करती है, वोल्टेज हमारी लैग कर रही है 90 डिग्री से। ठीक है, ये वोल्टेज के फॉर्म में बना रखा है। ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज़ 2πf, और इनकी यूनिट होती है आपकी ओम में। ये खास है, इनकी यूनिट आपके ऑलवेज इन ओम्स। ठीक है, तब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब है आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपकी इम्पीडेंस में। जैसे यहाँ पर आपके आर के केस में होता है, वैसे इम्पीडेंस में आपको सीरीज में एक साथ ऐड हो जाते हैं। सीरीज में यहाँ पर करंट सेम होते हैं, तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3 एंड सो ऑन। पैरेलल के केस में हमारा क्या होता है 1/Z इक्विवेलेंट, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस भी कह सकते हो वाई। तो वाई क्या हो जाएगा, या 1/Z इक्विवेलेंट होता है 1/Z1 1/Z2। ठीक है, यहाँ पर आप 2 के लिए दिया हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको R1/R2 अपॉन R1 + R2 मतलब Z1 × Z2 अपॉन Z1 + Z2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक आपको सिंपल से बता के दिखाता हूँ। माना कोई भी आपको Z1 की वैल्यू है आपकी 3 + J4 कॉम्प्लेक्स में, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। +J4 मतलब इंडक्टेंस है। जो सेकंड वाला है Z2 की वैल्यू, ये आपकी 3 - J4 करता हूँ। देखिए -J4 मतलब ये माइनस कब आ रहा है, ये हमारा आपके कैपेसिटर के केस में आ रहा है। ये दोनों अगर कनेक्ट है हमारे सीरीज में। ठीक है, मतलब एक आपका Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू ये है। Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर Z इक्विवेलेंट अगर बताना है, सीरीज के केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपकी Z1 + Z2 विच इज़ आपका 3 + J4 + 3 - J4। तो +J4 से -J4 कट गया, तो अल्टीमेटली आया 6 ओम। प्योरली रजिस्टिव सर्किट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ओम हमारी वैल्यू आएगी। ऐसे इनको फाइंड आउट करते हैं। अगला देखते हैं हम। देखिए, सबसे मेन है आपका RMS और एवरेज वैल्यू के बारे में फाइंड आउट करना। ठीक है, RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखेंगे, आप सिंपल देखें, जैसे ये हमारे यहाँ पर साइनसोइडल वेव दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारी है साइनसोइडल वेव। ठीक है, तो ये हमारे टाइम के साथ वेरी कर रही है। ये आपकी साइन वेव है। ठीक है, साइन वेव है। आपके Vm sin ω t करता हूँ। Vm sin ω t माना वोल्टेज की वेव है, आपके ω t के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, ω t मतलब रेडियन के हिसाब से, मतलब जैसे 0 है, देन ये पाई है, देन ये 2π है, ऐसे सो ऑन हमारी जा रही है। तो एक साइकिल में आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इसको हम बोलते हैं आपका Vmax। ठीक है, Vm, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी इस वेव की। और हमारी जो RMS वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं आपके VRMS, वो हमारी वैल्यू होती है आपकी Vm/√2। मैक्सिमम का हम √2 करते हैं। तो ये आती है आपकी 0.707 टाइम्स ऑफ Vm, मतलब आपके 70.7% आपके मैक्सिमम वोल्टेज के। तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू यहाँ कहीं आती है। ठीक है, ये तो ये जो मैंने रेड से बना रखी है, तो ये है आपकी VRMS। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। देखिए, बाकी इसके अलावा जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप लोग देख लो। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, V एवरेज, यहाँ पर हम V एवरेज की बात करें, एवरेज के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर पूरा एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 0 हो जाएगा। तो एवरेज हम हमेशा हाफ साइकिल का लेते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल के लिए ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2Vm/π। आपने उसमें ही पढ़ा होगा फुल वेव के केस में। ये आपकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 2Vm/π। ठीक है, तो यहाँ पर 2/π को सॉल्व करेंगे तो ये आती है आपकी 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है,
तो इसको किस कलर से दिखाएं, इसको दिखाते हैं हम येलो कलर से, ठीक है। तो वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो नीचे हो रही कोई बात नहीं, ये 0.67 टाइम ऑफ VM, ठीक है, मतलब 67% होती है इसकी, 0.637, ठीक है यहाँ पर। अब इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है 2-3 फॉर्मूले, वो कौन से होते हैं, फॉर्म फैक्टर के और आपके पीक फैक्टर के, PF, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है आपका RMS अपॉन एवरेज, यहाँ पर वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज RMS अपॉन वोल्टेज एवरेज। तो ये आपको पता भी होगा RMS वोल्टेज क्या है, RMS वोल्टेज है आपकी VM/√2 और एवरेज क्या है पाई अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, ये 2VM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई VM से VM कट जाएगा, तो आएगा पाई अपॉन 2√2। तो पाई अपॉन 2√2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी आती है 1.11, ठीक है। अगर हम पीक फैक्टर की बात करें, पीक होता है ऊपर पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन नीचे RMS, ठीक है, बस इतनी बात है। तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज तो मैक्सिमम वोल्टेज ये है VM, RMS क्या हो जाएगी, RMS हो जाएगी आपकी मैक्सिमम/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा, तो इसे कर जाएगा, √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414। तो ये आपको 3-4 चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर रखा है, जो एवरेज होती है वो हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, और जो होती है फिर 2VM अपॉन पाई, ठीक है, विच इज़ 0.367 ऑफ VM, मतलब 63.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। बाकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपकी RMS अपॉन एवरेज, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करा तो 1.11 आई थी, और पीक होता है आपका मैक्सिमम अपॉन RMS, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ होती है। देखिए बाकी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, ये हमारी साइनसोइडल वेव फॉर्म है, 0 से आपका ये डिग्री में है, 0 to आपका 90 में मैक्सिमम आता है, देन आपका 80 में 0, देन ये नेगेटिव मैक्सिमम आता है -270 और आपका 360 में, ठीक है। जो आपके रेड से दिखा रखे ये और दिखा रखी है आपकी VRMS, और जो एवरेज दिखा रखी है वो ग्रीन से दिखा रखी है, ठीक है। तो एवरेज की वैल्यू थोड़ी नीचे होगी, RMS की वैल्यू ऊपर होती है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला दिया है आपका रेजोनेंट RLC सर्किट में, सीरीज RLC में रेजोनेंट के केस में। तो देखिए सीरीज RLC के रेजोनेंट की बात करें तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अगर हम हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज में होती है आपकी ω0 = 1/√LC। L कहाँ गया, L ये है, C ये है, ठीक है। तो ω0 क्या होता है, ω0 होता है आपका 2πf f0, तो यहाँ से f0 की वैल्यू हमारी आती है 1/2π√LC। तो अल्टीमेटली हमारी ऐसे वैल्यू आई है 1/2πLC। और इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा यहाँ पर करंट मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस मिनिमम होता है। तो इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम होता है इस केस में। देखिए सीरीज अगर RLC की बात करें, सीरीज RLC के केस में रेजोनेंट कंडीशन की बात करें तो ये आपका R, ये L और ये C, ठीक है, ये आपके सीरीज में क्या कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंट की कंडीशन की बात करें, रेजोनेंट की कंडीशन क्या होती है, जब यहाँ पर आपका XL की वैल्यू आपकी XC के बराबर हो जाती है, ठीक है, तब हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। मतलब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब XL की वैल्यू आपकी XC के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, लेकिन आपके फेज़ में 180 डिग्री आपके आउट ऑफ फेज़ होते हैं। अगर आपको डायग्राम दिखाओ ना, आपको यही बना दे, यही बन जाएगा। चलो देखिए ये आपकी जनरल होगी वोल्टेज, ये आपकी एक करंट ये है, एक करंट ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपके ये इसकी करंट भी दिखा देते हैं ये। तो देखिए माना यहाँ पर क्योंकि देखें तो इसमें सीरीज में करंट सेम होती है, तो करंट के हिसाब से देखते हैं, ये आपकी वोल्टेज है, तो आपकी करंट ऑफ प्रतिरोध में करंट की जा रही IR, इससे वोल्टेज से लीड कौन सी करती है करंट, उसकी करती है कैपेसिटर की करंट वोल्टेज से आपकी लीड करती है बाई एट एंगल ऑफ 90, और इंडक्टर की लैग करती है। तो देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और 180 डिग्री फेज में होता है। तो अल्टीमेट जो हमारा यहाँ पर वैल्यू बनती है
वो हमारी यहाँ पर आती है इसके बराबर, वोल्टेज और करंट जो आप बनते हैं आपके आर के बराबर। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इम्पीडेंस की वैल्यू होगी हमारी आर के बराबर, मतलब इम्पीडेंस हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस इज मिनिमम। ठीक है, इम्पीडेंस मिनिमम है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। तो जेड मिनिमम है, ये अगर मिनिमम है तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस के केस में आपकी करंट मैक्सिमम होती है और इम्पीडेंस मिनिमम होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए वी और आई दोनों सेम फेज में, तो मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, हमारा पावर फैक्टर हो गया आपका कॉस फाई की वैल्यू हमारी होगी कॉस थीटा की वैल्यू 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर के केस में आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है आपका एक्सएल की वैल्यू एक्सी होनी चाहिए, तब आपका जेड मिनिमम होता है, तब आपकी करंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि जेड मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी और पावर फैक्टर आपका 1 होगा, जो मैंने आपको समझा भी दिया है। फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस कैंसल सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, ये कब होता है, रेजोनेंट के केस में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट होगी हर्ट्ज, ओमेगा नॉट होता तो रेडियन पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगर हम पैरेलल की बात करें तो अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज में जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है आपका Q इज इक्वल टू, देखिए Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर। ठीक है, ओमेगा नॉट एल बाई आर, या इसको लिखते हैं आपको 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी या 1 अपॉन आर रूट एल सी। ठीक है, आजकल आपको थर्ड वाला फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मतलब ये क्या करता है, क्वालिटी फैक्टर क्या करता है, ये आपका टोटल है, ये कितना स्टोर कर रहा है और ये आपका कितना डिसिपेट कर रहा है, क्योंकि आपका इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोर करते हैं और ये आपका डिसिपेट करते हैं। तो सिंपली इसको लिख सकते हो आप एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, या क्या लिख सकते हो एक्सी अपॉन आपका आर। ठीक है, ये तो एक्सएल को क्या लिखते हैं, एक्सएल को लिखते हैं आपको ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और एक्सी होता है आपका, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे आया और आर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसे ये बना। मतलब ये क्वालिटी फैक्टर कहता है कि आपका कितना आपका स्टोर कर रहा है और कितना आपका ये डिसिपेट कर रहा है, उसका रेशियो बताता है आपका क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, मेजर करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंट की कितनी शार्पनेस है। अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो मतलब नैरो बैंडविड्थ है। देखिए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर हमारा क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो यहाँ पर बैंडविड्थ कम होगी। देखिए अगर 2 सर्किट दिखाता हूँ आपको, समझ जाओगे। ये नहीं, ये ठीक है, एक आपका सर्किट ये है और एक आपका ये है। देखिए पहले वाले की बात करें इसमें, तो इसमें यह है आपका FL1 और ये है आपका FL2। ठीक है, FH1 कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी लोअर आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी पहले वाले की। देखिए जब फ्रीक्वेंसी कम है, ये आपकी देखिए फ्रीक्वेंसी की विड्थ कम है। देखिए फ्रीक्वेंसी की विड्थ मतलब बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के आप कहते हैं 2 फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, विच इज़ FH1 हायर फ्रीक्वेंसी माइनस FL1 लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पर आपके मतलब क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, मतलब एक क्वालिटी फैक्टर आपका ज़्यादा है, पीक आपका हाई आएगी। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये देखिए ये है आपकी FL2 और ये है आपकी FH2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी, ये इतनी बड़ी रेंज है, बैंडविड्थ इतनी बड़ी है, बैंडविड्थ इतनी बड़ी है तो इसके क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर कम आ जाएगा। ठीक है, जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो ये एक फार्मूला भी है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहीं दिया था आपको वही। अगर यहाँ पर आपकी क्वालिटी फैक्टर हाई है, नैरो है, तो यहाँ पर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई है तो बैंडविड्थ यहाँ पर कम आएगी। ठीक है, वही देखिए क्वालिटी फैक्टर हाई है तो बैंडविड्थ कम आएगी, यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर लो है, ये क्यू की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वही यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा था, खाली बनाया, चलो कोई बात नहीं। बैंडविड्थ होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट या फिर आपका F0 अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, जहाँ पर इसको बोलते हैं बैंडविड्थ को आपको F2 माइनस F1 अब अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1 और F2 क्या है,
ये आपकी यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आपकी हाफ पावर होती है और आपके मैक्सिमम पावर मतलब ये आपकी आई मैक्स बाई 2, ठीक है। आपकी वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आपकी पावर हाफ होती है उसको बोलते हैं आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पावर हाफ होती है, ये कब होती है, जब आपकी करंट आपके मैक्सिमम बाई √2 होता है, ठीक है। मतलब RMS वैल्यू पर ये अकर करती है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी ये देखिए बिल्कुल सर्किट वो आपको बना रखा है बढ़िया सा सीरीज रेजोनेंस का करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच का, ये भी मेरे सॉफ्टवेयर के उससे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, ये सीरीज की बात होगी। अब पैरेलल देखते हैं। तो पैरेलल में मैंने दिखाई दिया है आपको, तो पैरेलल आप सीधे समझ जाएंगे। पैरेलल को क्या बोलते हैं, हम इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है वो सेम आपकी 1/2π√LC। आइडियल के केस में आपकी जो जेड की वैल्यू होती है ये आपका मैक्सिमम होता है, मतलब इस टाइम पे आपका ये मैक्सिमम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पैरेलल RLC की बात करें हम, पैरेलल RLC में क्या होगा, इसमें आपका जेड इम्पीडेंस हमारा मैक्सिमम होता है। यही कन्फ्यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है लेकिन आपका एडमिटेंस मिनिमम होता है, ठीक है। इम्पीडेंस को क्या लिखते हैं आप, इम्पीडेंस को लिखते हैं आपको V/I और एडमिटेंस को लिखते हैं आप I/V, ठीक है, या 1/Z। अगर Z मिनिमम है, सॉरी अगर Z मैक्सिमम है तो आपका Y मिनिमम होता है, ठीक है। ये है आपका एडमिटेंस। तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इस केस में। बाकी जो इस केस में जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी Z के टाइम में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की, तो वो आती है आपकी L/RC, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पर आपके Z एट रेजोनेंट हमारे मैक्सिमम होते हैं और Z की वैल्यू क्या आती है आपकी L/RC। ये आपने लिखा भी है, Z की वैल्यू L/RC आती है। बाकी विथ कॉइल ऑफ प्रतिरोध R, ठीक है, हो गया। क्वालिटी फैक्टर वही आपका R/ω, बस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना आपका डिसिपेट करा और कितने आपके स्टोर करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यही दिखाता हूँ। क्वालिटी फैक्टर होता है आपका, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा उसका R/ω, कितना स्टोर करा और कितना स्टोर करा और कितना डिसिपेट करा, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R/1/ωc। तो ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा R/ωc, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया है आपका, जहाँ पर RLC का मतलब ये हो गया, वही दिया एट अ पैरेलल रेजोनेंट आपका इम्पीडेंस इज मैक्सिमम डुअल ऑफ सर्किट। सीरीज का डुअल होता है तो यहाँ पर इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, जो आपका बेसिक है आपका टैंक सर्किट का। ये आप इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने, यूनिट इसकी ओम होती है, ठीक है। बाकी देखिए इसका जो क्वेश्चन था ये मैंने मैराथन क्लास में यहीं से क्वेश्चन लिए थे। आपके लो पास या फिर जो आपके हाई पास RC फिल्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका लो पास RC फिल्टर है तो उस टाइम पे जो आपके यहाँ पर वैल्यू होती है आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, वो होती है आपकी 1/2πRC, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। वहीं आप लो पास या हाई पास RL फिल्टर की बात करो, RL जिसमें इंडक्टर लगा है, तो वहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है R/2πL, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरम्स देख लेते हैं अब। देखिए अगला है आपका पार्ट थ्योरम्स का। तो थ्योरम से आपने बेसिक देखना है। आपकी थेवेनिन थ्योरम कहाँ काम करती है, एनी लीनियर नेटवर्क अक्रॉस टर्मिनल AB को हम बना सकते हैं एक VTH सीरीज विथ ZTH। VTH क्या होता है, VTH होता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB, और आपका ZTH होता है आपका इम्पीडेंस लुकिंग इनटू AB विथ ऑल इम्पीडेंस सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड मतलब आपके यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, और अगर करंट सोर्स की बात करेंगे तो करंट सोर्स को हम लोग यहाँ पर ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। यही यहाँ पर होता है। मतलब जनरली इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा है, VTH है और सीरीज में आपका एक इम्पीडेंस आता है ZTH, और ये आपका टर्मिनल है ये AB, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम लोग लोड लगा के फिर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपके मेथड होता है। बाकी इसके बारे में लिखा अभी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, एनी लीनियर नेटवर्क, उसको हम आपका एक नॉर्टन करंट के साथ पैरेलल में एक ZN से बना सकते हैं, मतलब ये, ठीक है। एक हमारा करंट सोर्स है, माना ये नॉर्टन करंट सोर्स है IN, जिसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, और इसके पैरेलल में क्या होगा, हमारे पैरेलल में होगा आपका ZN
नॉर्टन इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर होता है, जहाँ पर आई एन जो करंट है, नॉर्टन करंट, ये आपके शॉर्ट सर्किट करंट होती है जब हमने ए बी टर्मिनल को शॉर्ट करा है। जेड एन आपके जेड टी एच के बराबर होगा, जो थेवेनिन का प्रतिरोध है वही आपके नॉर्टन के इम्पीडेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका डुअल होता है थेवेनिन और आपका ये नॉर्टन एक दूसरे के। ठीक है, बस आपने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ऐसे भी निकाल सकते हैं वी टी एच इज इक्वल टू आई एन इंटू जेड एन। ठीक है, बाकी सुपरपोजिशन क्या होती है? सुपरपोजिशन क्या होती है? जब आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स लगे रहते हैं तो हम यहाँ पर हर एक सोर्स का हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स फाइंड करके उनको देन सम करके रिस्पॉन्स निकालते हैं। तो रिस्पॉन्स ड्यू टू ऑल सोर्सेस इज इक्वल टू, ये समीशन का साइन है, समीशन ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलॉन। ठीक है, अगर हमने डीएक्टिवेट करें, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? वही वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। ठीक है, वही यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं और ये आपका लीनियर प्रिंसिपल पे काम करता है। हम कभी भी इससे पावर का आपको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर के लिए आपका ये उपयोगी नहीं होता है। जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है एमपीटी, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये आपका डीसी की बात करें, मतलब जिसमें ओनली आर पार्ट है, तो इसमें लोड का प्रतिरोध आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर होती है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, और मैक्सिमम पावर कितनी आती है? ये आती है वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 RTH। एसी की बात करें, जो अभी कॉम्प्लेक्स पावर है, इसमें जो जेड एल की वैल्यू है वो होती है आपकी जेड टी एच के कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर हम पी मैक्स की बात करें तो पी मैक्स की होती है आपकी वी टी एच स्क्वायर अपॉन 8 RTH। आपने ये नहीं देखी होगी, आपने देखी होगी ये वाली वैल्यू विच इज़ वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 4 RTH। हम आर एम एस में हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है। बाकी इसके बारे में सिंपल दिया है, लोड इज मैच टू सोर्स इम्पीडेंस फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जेड एल की वैल्यू है, जेड एल मस्ट बी वेरिएबल एंड शुड बी इक्वल टू जेड टी एच। ठीक है, जो लोड है हमेशा यही वेरी करना चाहिए, सोर्स वाला वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी जेड टी एच का ये क्या है? कॉन्जुगेट, मतलब जो भी आपका थेवेनिन प्रतिरोध आएगा, इसमें अगर माइनस जे है तो प्लस जे करेंगे, और प्लस जे है तो इसको हम माइनस जे से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में सबसे पहले हम देंगे जेड पैरामीटर। ठीक है, अगर आपने जेड पैरामीटर देखे होंगे तो देखिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है आपका, किसे दिखाऊँ? देखिए एक हम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स बनाते हैं ये। ठीक है, देन यहाँ से हमारा इनपुट पोर्ट है और ऐसे आउटपुट होता है। मतलब टू पोर्ट नेटवर्क इसलिए बोलते हैं कि 2 पोर्ट होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा होता है जेड पैरामीटर। ठीक है, मतलब ये आपकी ये जेड पैरामीटर मतलब जेड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है V1 और इनपुट करंट है I1, और हम क्या मानते हैं, जो यहाँ से वोल्टेज है सेकंड पोर्ट की वो है V2 और करंट हम इनकमिंग मानते हैं ऐसे। तो ये हमारे यहाँ से I2 करंट होती है। तो हमारी जेड मैट्रिक्स, जो जेड मैट्रिक्स बनती है ये जेड पैरामीटर, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनती है, जहाँ ये वैल्यू होती है आपकी Z11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, Z21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और Z22। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू बनती है इस टाइप से, ये आपकी जेड मैट्रिक्स होती है। तो जेड में देखिए यहाँ पर जो आपके V1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए V1 की हमारे यहाँ पर वैल्यू दिखाता हूँ। तो V1 हमारा होता है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और आपका यहाँ से V2 जो है वोल्टेज सेकेंडरी पोर्ट की जो वोल्टेज होती है वो होती है आपकी Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल देखो तो आपका यहाँ से आपका वोल्टेज वाला आ गया, V1 V2 हमारी वोल्टेज है। देन यहाँ पर आपकी जेड मैट्रिक्स आती है, जेड मैट्रिक्स वही Z11 Z12 Z21 और Z22। ठीक है, और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई होता है आपका करंट से, करंट है I1 और I2। तो अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पर V1 और V2 है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और किस में डिपेंड करते हैं? ये आपके करंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, करंट और इम्पीडेंस इसमें डिपेंड करते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखें, अगर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, माना Z11 की अगर हमें वैल्यू चाहिए, तो Z11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z11 की वैल्यू तब आएगी जब आपकी I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
Z11 की वैल्यू तब आएगी जब आपकी I2 मतलब सेकेंडरी पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा, जब करंट इसमें जीरो होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। ठीक है, V अपॉन I क्या होता है, ये हमारा होता है आपका इम्पीडेंस। और देखिए ये हमने यहाँ पर ओपन सर्किट करा है, तो हम इसको बोलते हैं आपका ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इनके यहाँ पर नाम होते हैं। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं, देखिए आपने क्या याद करना है, यहाँ पर ये पैरामीटर कैसे आ रखे हैं मैंने दिखा भी दिया। V1 होता है आपका Z11 I1 प्लस आपका Z12 I2। ठीक है, जो करंट की आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं, करंट हम यहाँ पर इनकमिंग मानते हैं, ये करंट हमारा इनकमिंग है, अंदर की ओर को आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से बनता है। बाकी ये आपका वही दिखाया आपका रिलेट्स पोर्ट वोल्टेज टू पोर्ट करंट, पोर्ट वोल्टेज को आपका पोर्ट करंट से रिलेट करता है। इसका मेन ऑब्टेन विद द अपोजिट पोर्ट ओपन सर्किटेड। बाकी आपके Z11 Z12 इसके बारे में मैंने बता दिया, यूनिट होती है ओम। ठीक है, बाकी अगर रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल के लिए Z12 की वैल्यू Z21 के बराबर होती है Z पैरामीटर में। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है Y पैरामीटर, इसको बोलते हैं आपको एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस जैसे इम्पीडेंस होता है आपका Z इज इक्वल टू V अपॉन I। एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस होता है Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I अपॉन V। तो यहाँ पर करंट अपॉन वोल्टेज करके हमारा एडमिटेंस आता है। देखिए सिमिलर जैसे आपकी ये मैट्रिक्स बनी है, हमारी यहाँ पर आपकी Y की भी बनती है। देखिए जो Y वाली होती है, Y वाली में हम लोग आपका एडमिटेंस नापते हैं, ये आपकी Y। ठीक है, तो ये हमारी Y की वैल्यू है। तो Y में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग करंट नापेंगे, यहाँ पर करंट की वैल्यू नापेंगे। I1 और I2 हमारे दो आपके यहाँ पर जो आपके डिपेंडेंट करंट होंगे। जैसे आपकी Y मैट्रिक्स है, ये क्या बनेगी आपकी Y11 Y12 Y21 और Y22, ये आपकी Y मैट्रिक्स बनेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर करंट हमारे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो करंट कैसे होगी आपकी Y11 इंटू V1 वोल्टेज के मल्टीप्लाई, देन आपका Y12 इंटू V2, देन सिमिलरली आपका Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V2, ये हमारे यहाँ पर से वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अगर ये इसको हमें रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल के लिए क्या होगा, अगर हमारा Y नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल के लिए हमारी Y12 की वैल्यू Y21 के बराबर होनी चाहिए। सेम जैसे Z के केस में होता है, यहाँ भी आपके इसी केस में ये होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये इसके बारे में मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आपके जो डिपेंडेंट पैरामीटर है वो है आपके I1 और I2, किस में डिपेंड कर रहे हैं, ये आपके वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके वोल्टेज और आपके जो एडमिटेंसेस हैं इस पर आपका डिपेंड करते हैं। बाकी रेसिप्रोकल की कंडीशन आपकी ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अब हमारे H पैरामीटर और आपके T पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं ABCD पैरामीटर। देखिए ये आपके ABCD पैरामीटर, इसको ये बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर या फिर T पैरामीटर। जब हम ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करते हैं तो हमारे उसके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये हमारा एक ब्लैक बॉक्स है, मतलब T पैरामीटर है। ये आपका इनपुट पोर्ट है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे बीच में ये है आपके टी मैट्रिक्स, मतलब ये आपके टी पैरामीटर या आपके ABCD पैरामीटर। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं आपका क्या बोलूँ इसको VS बोल दूँ या सप्लाई या V1 के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको चलो सप्लाई कर देते हैं, VS कर दिया, और ये आपके सप्लाई वोल्टेज है और ये आपकी सप्लाई करंट है IS। ठीक है, तो ये मैंने आपके ट्रांसमिशन के हिसाब से दिखा दिया, VS और IS है। तो करंट क्या होता है, जनरली हम लोग मानते हैं इस ओर को, ये आपकी IR या फिर सेकेंडरी करंट या फिर रिसीविंग करंट। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन में आपकी करंट आपके बाहर की ओर को होती है, करंट हमारी बाहर की ओर को होती है। तो हम इसको क्या मानते हैं, हम -IR करंट हम लोग मानते हैं कि लीविंग कर रही है, ये आपका लोड की ओर को दे रही है ऐसे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है, और रिसीविंग एंड की वैल्यू होती है आपकी VR। ठीक है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज हमारा VR होता है। तो यहाँ पर जो आपका VS और IS होता है ये आपका डिपेंडेंट होता है, मतलब VS की वैल्यू देखोगे, VS और IS हमारा डिपेंडेंट होता है। और देखिए जो T पैरामीटर है इसको हम बोलते हैं ABCD पैरामीटर।
इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ABCD, ठीक है, यही ABC और D। तो हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट निकालते हैं। कैसे? हम करते हैं A इंटू वी आर मतलब ये आपके रिसीविंग एंड की वोल्टेज। लेकिन देखिए अगर हम ये वाला मानते तो हम प्लस लेते, लेकिन हमारा रियल केस होता है ये, आप हमारी सप्लाई करते यहाँ की ओर को, तो हम क्या लेंगे, माइनस आपका B इंटू आई आर, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, आपको पता भी होगा। देन C इंटू वी आर माइनस D इंटू आई आर, ये हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंडिंग एंड की वोल्टेज और यहाँ पर सेंडिंग एंड की करंट होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका B जो है, जो आपका B है, इसकी हमारी यूनिट होती है ओम्स, आता भी है। जो B है इसकी यूनिट हमारी होती है ओम्स में, और C की हमारी यूनिट होती है आपकी सीमेंस में या फिर मोह में। सीमेंस की स्पेलिंग क्या होती है देख लेना आप, सीमेंस ऐसे लिखते हैं, ऐसे सीमेंस, पता नहीं कुछ इस टाइप से लिखते हैं सीमेंस, या फिर मोह लिखता हूँ सिंपल, ये मोह उल्टा हो गया, ठीक है। मोह को ऐसे लिखते हैं, इसको काट देता हूँ, ये आपका मोह है, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल के लिए मैंने ये पहले ही बता रखा है आपको इतने बार। हमारे यहाँ पर ABCD पैरामीटर में A इज इक्वल टू D होता है फॉर सिमेट्रिसिटी केस, ठीक है। ABCD आपके ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ पर हमारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर H पैरामीटर दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर हमारे जो H पैरामीटर होते हैं, देखिए यही हमारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप G और आपका ABCD का जो इन्वर्स होता है, हम बस इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। G पैरामीटर आपका H का इन्वर्स होता है, और आपका T का इन्वर्स, जिसको हम आपका T इन्वर्स जिसको बोलते हैं स्मॉल t, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, माना ये आपकी वोल्टेज है V1 और ये आपकी करंट है I1, ठीक है। यहाँ पर आपकी वोल्टेज है, सॉरी करंट है आपकी I2 और वोल्टेज है आपके V2, ठीक है। ये आपका H पैरामीटर। H पैरामीटर हम लोग आपके एनालॉग में यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपका BJT वगैरह की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो V1 आपके V1 और आपके सेकेंडरी साइड की करंट I2, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और किस में डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका आएगा H11 इंटू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आपका जो H पैरामीटर है उसमें करंट, इनपुट करंट वो हमारी यहाँ पर डिपेंडेंट होती है, जबकि यहाँ पर आउटपुट करंट हमारी यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो आपके इन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है, जब भी हम आपका BJT वगैरह पढ़ते हैं ना, ट्रांजिस्टर, तो उसमें जो मिक्स पैरामीटर होते हैं, जैसे आपके करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वहाँ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक की वोल्टेज सेकंड वाले के उसमें डिपेंड करें, ठीक है, या फिर करंट किसी और पर डिपेंड करे, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वो लिखा है ABCD पैरामीटर, ये V1 के हिसाब से दे रखा है, मतलब आपका जो सप्लाई की वोल्टेज है V1, ये आपका 8 टाइम V2 जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज है माइनस B इंटू आई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और आपके I1 की वैल्यू आपके CV2 माइनस DI2, ठीक है। और रेसिप्रोकल के लिए क्या है, रेसिप्रोकल के लिए AD माइनस BC की वैल्यू 1 होती है। और देखिए ये है आपका सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन ये होती है, ठीक है। ABCD आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर है, B की वैल्यू ओम्स है और C की वैल्यू सीमेंस में। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपके H पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं आपका हाइब्रिड पैरामीटर। तो हाइब्रिड अगर हम पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर आपके वोल्टेज, आपकी प्राइमरी वोल्टेज और आपके सेकेंडरी करंट यहाँ पर डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है आपके H पैरामीटर और I1 करंट और V2 वोल्टेज पर, ठीक है। ये इसके बारे में होता है। आपका H11 क्या है, इनपुट इम्पीडेंस, H12 आपके रिवर्स वोल्टेज गेन है, H21 आपका फॉरवर्ड करंट गेन है, और H22 आपके आउटपुट एडमिटेंस है, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया। बाकी मैंने इसके बारे में आपको दिखाई दिया था। इसके अलावा हम जब इसको कैस्केड में कनेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, उसका भी देखिए ये है केस, जब आपके कैस्केड कनेक्शन करते हैं आपके 2 पोर्ट नेटवर्क, मेनली हम ABCD पैरामीटर, जब हम T पैरामीटर को यानी ट्रांसमिशन लाइन को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं तो हमारे ये सिंपली मल्टीप्लाई होता है। कैस्केड में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए था। ABCD पैरामीटर ऑफ फर्स्ट पोर्ट इंटू ABCD पैरामीटर ऑफ सेकेंड पोर्ट इंटू ऐसे सो ऑन कितने तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ABCD मैट्रिसेस मल्टीप्लाई डायरेक्टली फॉर
नेटवर्क कनेक्टेड इन कैस्केड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए अगर कैस्केड में दिया हो तो आप सिंपली इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों पैरामीटरों को। ठीक है, तो इजीली हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया आपका 3 फेज सर्किट। तो 3 फेज सर्किट में हमारे क्या है, स्टार कनेक्शन और आपका डेल्टा कनेक्शन। तो इसके बारे में आपको पता होगा। देखिए, ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है। ऐसे स्टार कनेक्शन के केस में आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टार में आपकी जो लाइन वोल्टेज होती है वही हमारी फेज वोल्टेज होती है, जबकि जो स्टार कनेक्टर में आपकी लाइन वोल्टेज होती है वो आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के कनेक्शन में आपकी जो लाइन वोल्टेज होती है वो आपकी फेज वोल्टेज के बराबर होती है। वहीं जो आपकी लाइन करंट होती है वो आपके √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझिए, जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ आपका फेज वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर लाइन वोल्टेज लीड करेगी। ठीक है, जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज यहाँ पर VL लीड करेगी यहाँ पर फेज से आपका लीड करेगी कितने, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से आपका ये लीड करेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी करंट की बात आ गई। तो जो सेकंड वाला केस है, इस केस में हमारी क्या होगी, ये लाइन करंट है। लाइन करंट की बात करें तो यहाँ पर आपकी लाइन करंट यहाँ पर लैग करेगी। लाइन करंट लैग करेगी आपकी फेज करंट से बाई एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये आपका, ये भी एक इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार कनेक्शन में आपकी जो लाइन वोल्टेज है वो आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होती है और लाइन करंट आपकी फेज करंट के बराबर होती है। वही लाइन करंट आपकी यहाँ पर लीड करती है फेज करंट से एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। लाइन करंट हमेशा यहाँ पर लीड करेगी स्टार के केस में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज इक्वेशन फॉर स्टार डेल्टा बैलेंस आपका सोर्स और लोड के लिए ये दिया है। VL यहाँ पर लाइन वोल्टेज है, VPH आपकी फेज वोल्टेज है, IL आपकी लाइन करंट है और IPH आपके फेज वोल्टेज है। ठीक है, बाकी आपके बैलेंस 3 फेज की बात कर दी जा रही है। वही डेल्टा की बात करें तो लाइन वोल्टेज है वो आपकी फेज वोल्टेज के बराबर होती है और लाइन करंट आपके √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट के बराबर होती है। इसमें आपकी लाइन करंट लैग करती है आपकी फेज करंट से बाई एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बेसिक पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है 3 फेज पावर कैलकुलेशन। देखिए 3 फेज पावर कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जनरली हमारे पास 3 पावर होती है। एक होती है S, एक होती है आपकी P और एक होती है आपकी Q। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहाँ पर 3 पावर से डील करते हैं। जो S होती है उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर, APPARENT। स्पेलिंग शायद से गलत भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा। एपरेंट पावर होती है। P होती है आपकी एक्टिव पावर, या फिर इसको हम ट्रू पावर बोलते हैं, या इसको हम रियल पावर बोलते हैं, या वर्किंग पावर, कुछ भी कह सकते हैं। जो आपकी Q होती है इसको बोलते हैं आपका इमेजिनरी पावर, या फिर इसको आपने सुना होगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, मोस्टली जो कॉमन टर्म है वो आपका रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव पावर हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर आपका 3 फेज की बात करें, क्योंकि 3 फेज चल रहा है, तो 3 फेज के लिए हमारा क्या होगा, 3 फेज में जो हमारी यहाँ पर एपरेंट पावर होती है वो होती है आपकी √3 VL इंटू IL। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर पावर होती है। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी उसकी आपका KVA, वोल्ट इंटू एम्पियर, और 3 फेज है तो पावर ज़्यादा होगी तो किलो एम्पियर में। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में। वही एक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर होती है आपकी S इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये कॉस फाई या कॉस से थीटा कुछ भी लिखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, S को क्या लिखेंगे हम, √3 इंटू VL IL कॉस फाई। तो अल्टीमेटली आप ये भी लिखते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है आपकी किलोवाट या फिर सिंपल वाट। और आपकी जो Q है, Q की यूनिट होती है आपकी S इंटू साइन फाई। S इंटू साइन फाई, S की वैल्यू ऊपर से पुट कर लीजिए, विच इज़ √3 VL IL साइन फाई। यूनिट होती है आपकी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, KVAR। ठीक है, तो ये इनके बारे में यहाँ पर जनरल होता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। देखिए P की जो इसमें एक्टिव पावर की बात करिए, एक्टिव पावर होती है √3 VL IL cos फाई। देखिए लाइन के हिसाब से आपकी √3 VL IL होगी, और फेस की बात करें तो आपकी फेस के हिसाब से हो जाएगी आपकी 3 V फेज इंटू I फेज इंटू cos फाई। ठीक है,
ये आपके दोनों के केस में आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है, चाहे स्टार हो चाहे आपका डेल्टा हो। वहीं अगर आपका क्यू की बात करें, क्यू होती है आपका √3 VLIL sin phi, और आपके एस को हम लिखते हैं आपका √3 VLIL, या फिर एस को लिख सकते हैं आप P² + Q², ठीक है। इसके बारे में मैंने बाद में लिया तो मैंने इसलिए अभी बताया नहीं इसको। जो आपके यहाँ पर एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस, ठीक है। मतलब आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप पावर ट्रायंगल को देखेंगे, अगर आपने पावर ट्रायंगल देखा होगा तो देखिए जो रियल पार्ट होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है ये, ठीक है, ये है आपका P। जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो आता है इसे 90 डिग्री, तो ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका Q, और इनका जो वेक्टर सम आता है ये आता है आपका S। तो देखिए ये जो पावर है ये है आपकी P, ये पावर है आपकी Q, और ये पावर है आपकी S। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस देखेंगे तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, S का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से S क्या हो गया, एपरेंट पावर हमारी होगी √P² + Q², वो यहाँ पर लिखा था पीछे। तो जनरल आप ये फॉर्मूला याद करें, तो क्योंकि यहाँ से आप इजीली P भी निकाल सकते हैं, Q भी निकाल सकते हैं, और S तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर ट्रायंगल के थ्रू होता है। तो ये इसके बारे में दिया था आपका ये, ठीक है। टोटल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, 3 फेज, खैर ये पढ़ लेना। बाकी जो cos phi है ये आपका पावर फैक्टर होता है, ये हमें पता ही है। बाकी P की यूनिट हमारी वाट है, मतलब या किलो वाट में कर दो, Q की यूनिट VAR है, और S की यूनिट वोल्ट एम्पियर है, ठीक है। ये हमारे इसके बारे में सिंपल बेसिक चीज़ें होगी। इसके अलावा ये है आपका स्टार डेल्टा इक्विवेलेंट कन्वर्जन, ठीक है। स्टार से अगर हम डेल्टा करते हैं तो हमारा ये आता है, देखिए मैं अगर आपको इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर दिया है कि मैंने आगे नहीं, आगे नहीं दिया, देखिए मैं इसको यहीं पर आपको आगे पर एक्सप्लेन करता हूँ, आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमने, ये देखिए यहाँ पर आपने स्टार से इसको हमने यहाँ पर डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए स्टार से डेल्टा और आपका डेल्टा से स्टार कन्वर्जन में क्या 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 होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं आपको, देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर माना ये आपका डेल्टा है, डेल्टा ऐसी बनता है, ये डेल्टा हो गया और यहाँ स्टार कर देते हैं, ठीक है, ये आपका स्टार है, ठीक है। डेल्टा में कुछ माना है आपका, ये R2 कर देते हैं, ये R1 कर देते हैं, R1 R2 R3 ऐसे हो जाएगा। ये आपका RA RB R3 करता हूँ, RA RC RB, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होगी। कोई पोर्ट का नाम देते हैं, क्या दे, ABC कर देते हैं, A कर देते हैं, A B और देन C, ठीक है, ये हमारे पोर्ट हो गए। सिमिलरली आपका यहाँ भी ABC। तो देखिए अगर हम यहाँ से डेल्टा बनाएंगे, स्टार्ट से अगर हम डेल्टा बनाएंगे, मतलब यहाँ पर अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूँ, R1 की वैल्यू अगर हम निकालूँ, R1 की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, ये देखिए इसके अंदर इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो R1 के पास है हम लोग इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या आ जाएगा आपका RA RB ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस RB RC प्लस RB RC प्लस RC RA, ठीक है, RC RA। और कौन सा इससे दूर है, देखिए ये तो इन दोनों कनेक्ट है, इससे एक दूर है RC, उसको लिख दिया यहाँ। सिमिलरली आप ऐसे R2 का निकाल सकते हैं और उसका निकाल सकते हैं। वहीं ये कब हुआ, जब आपने आपका स्टार से डेल्टा बना रखा है तब। अगर हमें डेल्टा से स्टार बनाना होता, मतलब यहाँ पर हमें हमारा RA की वैल्यू निकालनी होती। तो RA की वैल्यू क्या होती है, अगर हम यहाँ पर RA की वैल्यू निकालनी होती RA, तो इसके पास कौन कौन से लगे आपके 1 और 2, तो 1 और 2 जो लगे उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन सम ऑफ टोटल। सम ऑफ टोटल क्या है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बेसिक फॉर्मूला भी होता है और आपके ट्रिक भी होती है इसको निकालने की, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पर कर रखा है। देखिए यहाँ पर आपका स्टार से डेल्टा के लिए क्या करा, देखिए ZA ZB, इसने इम्पीडेंस की बात करी, ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA अपॉन ZA, ठीक है। जो उससे दूर है वही देखिए जो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, ये
ये वाला देखिए, हमने इन यहाँ से जब हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तब ये आ रहा है, और यहाँ से जब इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए अपॉन जो इससे दूर है, दूर कौन सा था, आर सी, इसका डिवाइड करा, वहीं आपका डेल्टा से स्टार करते तो आपका ये आता। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर आपका जब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, देखिए बाकी आपको क्या पता है, जब भी हमारे इम्पीडेंस सेम होते हैं तो आपका जो डेल्टा का इम्पीडेंस होता है वो आपका 3 टाइम्स स्टार इम्पीडेंस होता है। ठीक है, अगर माना सपोज स्टार में ई इम्पीडेंस आपका जेड ऑफ स्टार आपका यहाँ पर आपका कितना है, मान लीजिए 3 ओम है, तो अगर हम यहाँ पर जेड ऑफ डेल्टा निकालें, अगर सबकी वैल्यू सेम है तो जेड ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ जेड ऑफ स्टार, मतलब 3 या 9, तो 9 ओम यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, एसएससी जेई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत बार आपका क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे देखते हैं, अगला दिया है आपका 2 वाट मीटर मेटल। तो 2 वाट मीटर मेथड को हम लोग आपको मेजरमेंट में देखेंगे, यहाँ भी थोड़ा बेसिक आता है तो मैंने बता दिया। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव पावर क्या होती है, 2 वाट मीटर है, मतलब पहले वाट मीटर का W1 नाप रहा है, दूसरा वाट मीटर W2 नाप रहा है, तो एक्टिव पावर होती है आपकी P विच इज़ इक्वल टू आपका W1 प्लस W2। ठीक है, इट इज़ अ एक्टिव पावर। वहीं जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है Q होती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और जो आपका tan phi होता है, tan phi क्या होता है आपका, tan phi होता है आपका Q अपॉन P। ठीक है, Q अपॉन P हमारा tan phi होता है, तो वही Q की वैल्यू में ऊपर पुट करेंगे तो √3 W1 माइनस W2 अपॉन यहाँ पर से हो जाएगा आपका W1 प्लस W2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है। देन tan phi की वैल्यू जो है तो हम इसमें हम phi निकालते हैं, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो वैल्यू है आपकी √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, यहाँ से हम अपना phi की वैल्यू निकालते हैं। तो देन जो phi की वैल्यू आती है उसको हम रखते हैं cos phi में, cos phi में वैल्यू रखते हैं और हम यहाँ पर पावर फैक्टर निकालते हैं फिर। ठीक है, तो पहले हम tan phi से हम phi निकाल के यहाँ पर phi की वैल्यू निकालते हैं, और phi की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर आपका cos phi की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट और ऐसा आपका प्रोसीजर होता है निकालने का। ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है टू मेजर टोटल पावर एंड पावर फैक्टर इन 3 फेज 3 वायर आपका सिस्टम यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड, जहाँ W1 और W2 आपके वाट मीटर की रीडिंग है। बाकी अगर देखिए पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 0.5 है, इसका मतलब क्या है, एक आपका वाट मीटर है 0 रीड कर रहा है, ये मैंने मेजरमेंट में लिया है, लेकिन यहाँ पर खैर देख लीजिए आप एक बार, और कहीं 0.5 से नीचे है तो मतलब एक आपका वाट मीटर नेगेटिव रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके 2 जनरल केस होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम आ गए आपके AC के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे पावर एंड पावर फैक्टर इन AC सर्किट। ठीक है, तो AC सर्किट में हम लोग क्या देखते हैं, AC सर्किट में हमारे जो वेव फॉर्म होते हैं वो हमारी कैसी होती है, टाइम के साथ वेरी करती है। तो टाइम के साथ वेरी करने वाली वेव फॉर्म के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं आपको इंस्टेंटेनियस पावर, किसी एक क्षण में। ठीक है, इंस्टेंट मतलब किसी एक क्षण पर हमारी क्या वैल्यू आएगी उस जगह पर, हम वो बोलते हैं। ठीक है, इट्स इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्टिव पावर। तो इसको क्या होती है, ये हमारी होती है P इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos phi। ठीक है, ये हमारी वैल्यू भी होती है, और सिंपल आपने देखा होगा तो कभी कभी आपको दिया होगा मैक्सिमम वाई में VM इंटू IM/2 इंटू cos phi। देखिए कभी कभी आपको ये भी दिखा होगा, तो आपका ये दोनों इसके फॉर्म में, क्योंकि आपकी जो RMS होती है वो होती है आपकी VM/√2, तो VM/√2 और IM/√2, √2 इंटू √2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका रियल पावर यहाँ पर कितनी कंज्यूम हो रही है या कितनी कन्वर्ट हो रही है हीट में या फिर मैकेनिकल आउटपुट में, ये आपका बताता है। जो फाई है, फाई क्या होता है आपका, जो आपका पावर फैक्टर एंगल है, जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बताता है। ठीक है, ये आपके सिंगल फेज साइनसोइडल स्टडी स्टेट के बारे में बता रहा है। वहीं रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर सेम आपकी वही Q इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। ठीक है, मतलब वही आपके Q की वैल्यू देखोगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है, ये होता है आपकी VM IM/2 इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन फाई ये वाला कंपोनेंट इसमें लगता है, रिएक्टिव पावर के लिए साइन फाई और एक्टिव पावर के लिए हमेशा आपका कॉस फाई लगता है। ठीक है, तो इसकी आपके यूनिट क्या होती है, इसकी Q की यूनिट होती है आपकी वोल्ट एम्पेयर या KVA, वही लिखा है आपका KVA। जो पावर यहाँ पर मीनिंग क्या होती है, पावर ऑक्सीलेटिंग बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव एलिमेंट LNC। ठीक है, डज नॉट रियल वर्क। जो आपके यहाँ पर आपके कौन सी पावर जो आपकी ऑक्सीलेट कर रही है,
आपके सोर्स और रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट क्या, कौन से एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट यहाँ पर चार्ज को स्टोर करते हैं, यहाँ पे पावर स्टोर करते हैं, वो होता है आपके इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, ये आपके कोई भी रियल पावर में मतलब या रियल पावर कॉन्ट्रीब्यूशन में सहयोग नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ एक इमेजिनरी पावर होती है जो यहाँ पर आपका सोर्स से आपका लोड, सोर्स से सॉरी स्टोरिंग एलिमेंट और वापस से सोर्स तक का जाती है। ठीक है, बाकी देखिए अगर यहाँ पर हमारी पॉजिटिव किसके लिए होती है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमारे इंडक्टिव लोड के लिए, मतलब आपके लैगिंग होगी, और आपकी नेगेटिव होती है यहाँ पर आपके कैपेसिटिव लोड के लिए। ठीक है, मतलब आपकी क्यू की वैल्यू यानी पावर फैक्टर यहाँ पर आपका लीडिंग होता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जो आपको दिखाया था आपका क्या बोलते हैं उसको, पावर ट्रायंगल, वो इसकी वैल्यू आ गई। देखिए वही दिया है आपको एपरेंट पावर क्या होती है, एपरेंट पावर एंड पावर ट्रायंगल। जो एपरेंट पावर होती है आपकी VRMS इंटू IRMS। ठीक है, हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट को ही हम यहाँ पर एपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, इनकी RMS वैल्यू को, या S इज इक्वल टू √ P² + Q²। यहाँ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए पावर फैक्टर हमारा होता है cos phi इज इक्वल टू हम बोलते हैं P/S। P/S मतलब हमारी जो आपकी S है आपकी एपरेंट पावर, टोटल पावर में से एक्टिव पावर कितनी हमने पावर यहाँ पर यूज़ करी है। ठीक है, ये आपका बताता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर। ठीक है, हमने जो टोटल पावर दी उसमें से कितना हिस्सा, पावर फैक्टर मतलब क्या हुआ, फैक्टर मतलब हिस्सा, कितना हिस्सा हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, कितना हिस्सा हमारे पावर फैक्टर में यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, ये आपका होता है आपका cos phi। इसको आपने देखा होगा, cos phi को हम लिखते हैं आपको R/Z भी लिखते हैं। Z क्या है, टोटल आपके यहाँ पर है एडमिटेंस, सॉरी टोटल इम्पीडेंस, और टोटल इम्पीडेंस में आपका रियल पावर किस में कंज्यूम होगी, रियल पावर सिर्फ आपके प्रतिरोध में कंज्यूम होगी R। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं R/Z भी बोलते हैं cos phi को। ये पता भी होना चाहिए आपको, यहाँ मेंशन नहीं था तो मैंने बता दिया। बाकी जो cos phi है वो आपका पावर फैक्टर है। देखिए ये आपका दिया है, देखिए एक्टिव एलिमेंट हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होगा, ये P की वैल्यू है एक्टिव पावर, ये जो इससे 90 डिग्री होगा वो होगा आपका रिएक्टिव पावर Q। देन इनका जो आपका वेक्टर सम आएगा ये हुआ आपका एपरेंट पावर जिसकी वैल्यू होती है आपकी VA। ठीक है, तो ये आपको पावर ट्रायंगल के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए इसके अलावा ये क्वेश्चन आजकल SSC में तो बहुत आ रहा है, बाकी आपके स्टेट के AEJ या फिर PSU में भी काफ़ी इसके क्वेश्चन आते हैं जहाँ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर। ठीक है, इसका एक ही फार्मूला है QC, जो आपका यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। QC इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है आपका P है आपकी एक्टिव पावर, देन आपका 10 phi1 माइनस 10 phi2। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी बहुत करा रखे हैं। मतलब क्या होता है, हमारा जो पहला पावर फैक्टर है phi1 माना सपोज कर दिया 0.8 है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर phi1 की वैल्यू 0.8 है। देन हमने यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, ठीक है, माना ये cos है, माना cos phi1 की वैल्यू हमारी इतनी है। ठीक है, देन हमारी cos phi2 की वैल्यू हमारी होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने पावर फैक्टर को 0.8 से आपका 1 यूनिटी पावर फैक्टर करा है। तो इसके लिए पूछता है कि कितने QC का हमें यहाँ पर, कितने आपके रिएक्टिव पावर का हमें यहाँ पर कैपेसिटर चाहिए। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से आपको फाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, cos इनवर्स करके। तो cos इनवर्स 0.8 से हम लोग फाई की वैल्यू निकालेंगे phi1 की, देन phi2 की वैल्यू भी सिमिलर निकालेंगे। देन यहाँ पर phi1 और phi2 की वैल्यू हम यहाँ पर 10 में रखेंगे। तो 10 की जो वैल्यू आएगी इनमें सब्ट्रैक्ट करके P से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्टिव पावर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, क्योंकि चेंज क्या हो रही है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, देन हम QC की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। इसके अलावा कभी कभी ये पूछता है कि कितने आपके कितनी रेटिंग होगी आपकी कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की रेटिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपके जो QC की वैल्यू आती है इसको हम डिवाइड करते हैं आपका ω/v² से। ठीक है, ओमेगा इंटू v²। ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी 2πf इंटू v² या फिर फेज के वोल्टेज का स्क्वायर होता है इंटू QC। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला इसका तो गेट में भी आपका अब पिछले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका तो आपको ये आपका पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं।